बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसा शब्द है जो फिल्मों से लेकर आम जीवन में बहुत सुना जाता है, लेकिन कानून में इसकी अपनी अलग पहचान है और मान्यताएं हैं। इन्हें इस बार सुप्रीम कोर्ट ने बताया है कि यह क्या होता है, बेनिफिट ऑफ डाउट को कोर्ट द्वारा कैसे किसी केस में लगाया जाता है। यह बेनिफिट ऑफ डाउट एक ऐसा कानूनी टूल है जो कथित चश्मदीद गवाहों को भी बेअसर कर देता है। यहीं से क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी एक सीख निकलती है कि आई विटनेसेस को किन किन एक्सेस के ऊपर क्रॉस किया जाना चाहिए ताकि चार्जशीट में सुराख हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया है कि आईयू की गवाही न करवाने से केस में क्या फर्क आ जाता है। 5 सितंबर 1985 को सुबह 10 बजे नारायण की हत्या कर दी जाती है और 12 बजे उसके पुत्र रामविलास ने एफआईआर दर्ज करवा दी थी। पंचनामे के दौरान एक गोली व खून आलूदा मिट्टी बरामद होती है। 4 आरोपियों मुन्ना लाल, शिवलाल, बाबुल राम और कलिका के खिलाफ सेक्शन 302 आईपीसी का चार्ज लगाकर केस में गवाही करवाई जाती है। इसमें मृतक नारायण के पुत्र रामविलास को PW2 तथा एक अन्य गांव के निवासी PW3 को चश्मदीद गवाह के रूप में दिखाया जाता है तथा पीएम रिपोर्ट के डॉक्टर को PW1 के रूप में दिखाया और एग्जामिन किया जाता है। ऐसे गवाह जिन्हें चार्जशीट में चश्मदीद कहा गया था, जैसे केदार व छंगेलाल, खेमकरण को कोर्ट में नहीं बुलाया जाता है। आरोप के अनुसार रामविलास ने सबसे पहले यह बात डॉक्टर हनीफ को बताई थी और डॉक्टर हनीफ ने उस बात को तहरीर के रूप में कागज पर लिखा था और उसी बात पर एफआईआर दर्ज हुई थी, लेकिन डॉक्टर हनीफ को भी कोर्ट के सामने नहीं लाया गया था। जिन हथियारों से अपराध हुआ बताते हैं वे बंदूक, तमंचा, कांटा और लाठी ये कभी बरामद ही नहीं हुए हैं। न ही किसी किस्म की बैलिस्टिक रिपोर्ट या फोरेंसिक रिपोर्ट ही प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड पर लाई गई है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मृत्यु का कारण चोट नंबर 5, 6, 7 व 8 एंटीमोर्टम इंजरीज थी जो बंदूक या तमंचा से मारी जा सकती हैं। चोट नंबर 1, 2, 3 लाठी से तथा चोट नंबर 4 कांटा से मारी जा सकती हैं। यहाँ एक बात कहनी बहुत जरूरी लगती है कि क्रॉस के दौरान आदरणीय वकील साहब ने यह सवाल बिल्कुल नहीं पूछा था कि क्या पीएम रिपोर्ट में कहीं यह बताया गया है कि कौन सी चोट बंदूक से और कौन सी चोट तमंचा से लगी है। यह भी नहीं पूछा गया था कि बरामद हथियारों से ही ये चोटें लगी हैं। क्या ऐसा किसी जांच का परिणाम आया है? यानी कि यहाँ आरोपी को टांगने के लिए परम आदरणीय वकील साहब का योगदान साफ साफ दिखाई दे रहा था। कलिका व बाबूराम की इस पूरी प्रोसीडिंग के दौरान मृत्यु हो चुकी थी और अब अंतिम रूप से अपील मुन्ना लाल व शिवलाल की ही बची हुई थी। इस केस का नाम है मुन्ना लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, क्रिमिनल अपील नंबर 490 491 ऑफ 2017, क्योंकि दोनों आरोपियों की 2 अलग अलग अपीलें थी। जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने इसे 24 जनवरी 2023 को यानी कि अब से कुछ ही दिन पहले डिसाइड किया है। हमने अपने सब व्यूअर्स के लिए इंटेंसिव लीगल कंसल्टेशन शुरू करवाया है। इसमें आप पूरे केस की कंसल्टेशन ले सकते हैं या सिर्फ उस छोटी सी बात से जो आपको परेशान कर रही है उस पर भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट्स, यंग एडवोकेट कलीग्स और फॉल्स एलिगेशन वॉरियर्स सबके लिए यह सुविधा उपलब्ध है। आप 20 मिनट वाली छोटी कंसल्टेशन या पौने घंटे वाली बड़ी कंसल्टेशन कोई भी बुक कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजकर आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 134 इंडियन एविडेंस एक्ट का हवाला दिया है। इस सेक्शन 134 एविडेंस एक्ट के अनुसार नो पर्टिकुलर नंबर ऑफ विटनेसेस शैल इन एनी केस बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रूफ ऑफ एनी फैक्ट। किसी केस में किसी बात को साबित करने के लिए किसी भी निश्चित संख्या में गवाहों की आवश्यकता को नहीं बताया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ गवाहों की संख्या नहीं देखी जाती है, उनकी गुणवत्ता देखी जाती है और गुणवत्ता के आधार पर गवाह 3 तरह के होते हैं। वे जो होली रिलायबल होते हैं, वे जो होली अनरिलायबल होते हैं और वे जो ना तो होली रिलायबल होते हैं और ना ही होली अनरिलायबल होते हैं, जिन पे ना पूरी तरह से यकीन किया जा सकता है और ना जिन पे पूरी तरह से गैर यकीन किया जा सकता है।
ये जो तीसरी तरह के गवाह हैं, जो न पूरी तरह से विश्वसनीय हैं और न पूरी तरह से अविश्वसनीय हैं, उनकी बातों को बहुत ध्यान से परखा जाना चाहिए। उनकी बातों को तभी विश्वसनीय माना जाए यदि उनको दूसरे एविडेंस कोरोबोरेट कर रहे हों। कोरोबोरेट का मतलब है कि दूसरे साक्ष्य उनको सपोर्ट कर रहे हों। यदि सपोर्ट करते हो तभी ऐसे बीच वाले गवाहों पर भरोसा करना उचित है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण जैसे कि चश्मदीद गवाह रिकॉर्ड पर हो तो वहाँ आयोग के द्वारा की गई डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन से भी प्रोसिक्यूशन नष्ट नहीं होता है। कोर्ट ने आगे कहा कि आयोग की गवाही न होने से आरोपी का केस खराब हो जाता है। वह अनेक बातें आयोग से पूछ नहीं पाता है और अपने केस में जितनी भी कानूनी अड़चने हैं उसे कोर्ट के सामने नहीं ला पाता है। लेकिन जिन मामलों में आरोपी का केस आयोग की गवाही के बिना बिगड़ नहीं जाता है तो उन मामलों में आयोग की गवाही के बिना काम चलाया जा सकता है। दूसरी ओर समय गुजरने से गवाह की याददाश्त में फर्क आ जाता है। यदि यह फर्क मामले की जड़ तक ना जाता हो, यानी कि मामले को पूरी तरह से उसकी जड़ में जाकर खराब ना कर देता हो, तो ऐसे छोटे मोटे फर्क को दरकिनार किया जा सकता है, छोड़ा जा सकता है। लेकिन यदि याददाश्त वाला यह फर्क गवाही और उस केस को पूरी तरह से बदल दे तो उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस केस में अपराध वाला हथियार बरामद न होना एक प्रभावशाली परिस्थिति है। हथियार बरामद न होने से कोई बैलिस्टिक रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं हो पाई है। आरोपी के एडवोकेट ने कोर्ट में कहा था कि मुन्ना लाल के पास एक लाइसेंसी बंदूक थी, लेकिन उसका भी कोई सुराग रिकॉर्ड के ऊपर नहीं है। अपराध वाला हथियार बरामद न होना और साथ ही कई चश्मदीद गवाहों जैसे खेमकरण, केदार व छंगेलाल की गवाही न करवाना, ये सब बातें प्रोसिक्यूशन के प्रति अविश्वास पैदा करने वाली हैं। इनसे आरोपियों को बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जाने का आधार तैयार होता है। यदि पीएम रिपोर्ट के डॉक्टर की गवाही देखें तो उसे गोली के 2 एंट्री वुंड्स दिखाई दिए और 2 एग्जिट वुंड्स दिखाई दिए, जबकि पंचनामा करने वाले पुलिस अधिकारी PW4 का कहना है कि उसे मृतक के एक घाव में से जहां से खून निकल रहा था वहां से एक गोली बरामद हुई थी। यहाँ 2 PWs की गवाही में आपसी विरोध आ गया है। 2 गवाहों की गवाही का विरोध हमेशा आरोपी को लाभ देता है। इसलिए PW द्वारा बरामद गोली की बात सच नहीं लगती है, क्योंकि पीएम रिपोर्ट के डॉक्टर के अनुसार तो गोली निकल चुकी थी, वहां केवल एग्जिट वुंड बना हुआ था। तो जो एग्जिट वुंड बना चुकी है वह गोली शरीर से कैसे बरामद होगी? क्या उसको दोबारा डाला गया था? कोर्ट ने कहा कि केवल आईओ की गलती के आधार पर आरोपी को छोड़ा नहीं जा सकता है। इसके लिए ट्रायल कोर्ट्स को बिना आईओ की गलती के आधार पर ध्यान दिए एविडेंस की विश्वसनीयता को परखना होगा। कोर्ट का उद्देश्य मामले की तह तक जाकर यह देखना होता है कि क्या आरोपियों को पूरी प्रोसीजर का पालन करते हुए दोषी ठहराया गया है। इस केस में यह बात परेशान करती है कि नीचे वाली दोनों कोर्ट्स यानी कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट को यह अशुद्ध एविडेंस देखकर भी कभी यह नहीं लगा कि PW2 रामविलास के पास झूठा आरोप लगाने का आधार मौजूद हो सकता है। वस्तुतः PW2 रामविलास और PW3 दोनों ही नाइदर होली रिलायबल नोर होली अनरिलायबल प्रकार के गवाह हैं। इनकी गवाही पर विश्वास करने के लिए जरूरी है कि उसे किसी दूसरे एविडेंस की सपोर्ट भी मिलती हो। PW2 रामविलास के पास पुरानी दुश्मनी जो खुद उसने बयान में बताई है उसका आधार मौजूद है। PW3 हेमराज का कहना है कि वह उस दिन अपनी बहन से मिलने उस गांव में आया था, जबकि वह मिलने का कोई कारण नहीं बता पाया है। इस तरह PW2 रामविलास व PW3 हेमराज दोनों चश्मदीदों की गवाही में झूठे आरोप के आधार मौजूद हैं। जब गवाह नाइदर होली रिलायबल हो नोर होली अनरिलायबल हो तथा उसकी गवाही को दूसरे एविडेंस द्वारा कोरोबोरेशन या सपोर्ट ना किया जा रहा हो तो आरोपी को ऐसे गवाही के आधार पर दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में आरोपी को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाने का आधार बनता है। यह दुखद है कि ना तो ट्रायल कोर्ट ने और ना ही हाई कोर्ट ने इस पहलू की तरफ अपना ध्यान दिया है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों आरोपियों अर्थात अपलेंट्स की दोष सिद्धि को गलत ठहराया और उनको बरी कर दिया। 38 साल के बाद इन लोगों का न्याय इनको मिल पाया। इस दौरान 2 लोग मृत्यु की भेंट चढ़ गए।
यहाँ भी आप ध्यान से देखें कि अल्टीमेटली आपके केस की मेरिट वह नहीं होती जो आईओ ने लिख दी है। यदि आपके एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान उसमें सुराख कर दें तो सब चार्जशीट बेकार हो जाती है, लेकिन यदि जरूरी सवाल क्रॉस में पूछे ही नहीं गए हैं तो कोर्ट भी फिर आपको छोड़ नहीं सकती है। खराब क्रॉस एग्जामिनेशन आरोपी के लिए सबसे बड़ी समस्या खड़ी करता है, जिससे आपको कोर्ट भी बचा नहीं पाता है। 38 साल फिर यूं ही खराब हो जाते हैं। इसलिए आप में से हर व्यूअर को अपने क्रॉस के सुधार के लिए सोचना चाहिए। क्रिमिनल केस से बचने का कोई और मार्ग है ही नहीं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। आप इस पर जाकर बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां पा सकते हैं जो आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। हम ऐसी ही जानकारी भरी वीडियोस आपके लिए लाते रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम आगे भी आपसे अगली वीडियोस में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए प्रणाम।